आपके कुछ बेसिक गलतियों की वजह से एग्जाम पे आपका पूरा ईयर मेहनत है वो वेस्ट हो सकती है। हाय गाइस, मैं हूं बाउद्दीन, वेलकम करता हूं आपका और एक नई वीडियो। तो रिसेंटली नीट का एग्जाम हुआ था, तो उसके बाद जब हमने स्टूडेंट से रिव्यू लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया। उसके बहुत सारे रीजंस उन्होंने बताए कि हम लोग जब पेपर कर रहे थे तब हम ब्लैंक आउट हो गए, पेपर को समझ नहीं सके कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले फिजिक्स करें, केमिस्ट्री करें या बायो करें। ये बेसिक चीजें होती है जो अगर आप करते हो तो आपकी पूरी ईयर की मेहनत पानी पे चले जाती है। आपके साथ ना हो, वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ जेईई एडवांस के लिए। तो सबसे पहले जेईई एडवांस एक ऐसी एग्जाम जिसको हिंदुस्तान की सेकंड टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, जो एक ऐसी एग्जाम है जिसका पैटर्न ना तो स्टूडेंट को पता होता है ना तो किसी दूसरे को पता होता है, कि तभी जाके आपका पैटर्न पता चलता है जब जाके कैंडिडेट पेपर पे बैठता है। आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे कि जेईई एडवांस 2024 का पेपर को किस तरह किया जाए। सबसे पहले देखो, जेईई एडवांस का पेपर जो रहते हैं टोटल 6 घंटे का ये एग्जाम रहता है, उनमें से 3-3 घंटे के आपके पेपर दो रहते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो गाइस सबसे पहले जो है आप लोगों ने एडमिट कार्ड निकाला होगा, तो एडमिट कार्ड पे एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड पे जो भी चीजें मेंशन है, आपका फोटोस, आपके आईडी कार्ड्स, आपके जो ड्रेस कोड है, सभी चीजों को आपको अपने साथ रखने हैं। तो उसके बाद एग्जाम सेंटर आपका जहाँ पे भी हो, एग्जाम सेंटर पे आपको टाइम पे पहुंचना है, कम से कम आधा घंटा पहले। तो आप आधा घंटा पहले वहां पे जाओगे तो वहां के माहौल से आप थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओगे, क्योंकि होता ये है कि जब आप सुबह उठते हो तो अलग एक चीज रहती है जहन पे, अलग चीज, मतलब वो होता आम दिन ही है, लेकिन आपके लिए एग्जाम की वजह से बहुत सारी चीजें आपने पूरे थ्रू आउट ईयर आपने पढ़ा हुआ है, जेईई मेंस आप क्वालिफाई कर चुके हो, तो बहुत सारी चीजें जहन पे चल रही होती है कि अब नहीं हुआ तो क्या होगा। सबसे पहली चीज जो है, आपको टाइम पे पूछने के बाद आपको अपने जहन को कंट्रोल पे रखना है। सारे बच्चे दिखेंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी दिखेंगे कि जो अभी रिवाइज कर रहे हैं, कुछ ऐसे दिखेंगे कि जो बिल्कुल पढ़ाकू दिखेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा ना कहीं पे जहन पे एक स्ट्रेस पड़ती है कि भाई इनसे लोगों के साथ मुझे कम्पीट करना है तो क्या होगा मेरा। तो होता कुछ भी नहीं है वहां पे, हर एक चीज, हर स्टूडेंट जो है वही सोच रहा होगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, फिर आपको देख के कहेगा कि यार इससे कम्पीट करना है, ये खतरनाक दिख रहा है, पढ़ाकू बच्चा दिख रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती रहती है। पूछना है कि जय अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। सेंटर में पूछने के बाद आपकी पूरी कंप्लीटली चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद आपको अंदर बिठाया जाएगा। सबसे पहले जब आप बैठोगे तो आपको अपने सिस्टम में लॉट किए जाएंगे, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। तो अक्सर जो पासवर्ड रहता है वो आपकी डीओबी ही रहती है। डीओबी लगा के आप क्या करोगे, अपने आप को लॉगिन करोगे वहाँ पे। सबसे पहले जब उसके बाद आप देखोगे वहाँ के जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, जो सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहे हैं एग्जाम लेने के लिए, इसके बारे में आपके इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि कौन सा बटन कौन सा काम कर रहा है, कहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो क्या क्लिक करना है। तो वहाँ पे सबसे एक चीज नोटिस कर लेना कि एक चीज होती है कि आपको जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं वो अलग कलर से दिखेंगे, इनको आपने अटेम्प्ट किया नहीं है, जैसे आपने गए वो उसको पढ़ा है, तो उसके बाद उसको रिव्यू के लिए रखा है, वो अलग से दिखेंगे, जो बिल्कुल आपने विजिट नहीं किया है वो अलग से दिखेंगे। उन चीजों को पढ़ने के बाद एक टाइमर शो होता है, उस टाइमर को खत्म होने तक आपको वेट करना होता है। एग्जाम स्टार्ट हो तो बिल्कुल आप बिल्कुल एक फ्रेश माइंड के साथ बैठोगे। सबसे पहले क्या करोगे, जैसे एग्जाम स्टार्ट हो गए, सबसे पहली चीज है आपको पूरे पेपर को एक बार कंप्लीटली पढ़ना है। ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका दिखा क्वेश्चन पेपर, सॉल्व करने लगते हैं। उससे ऐसा होता है कि मान के चलो कि अगर पहला ही क्वेश्चन अगर टफ हो, आप नहीं सॉल्व कर पाए, तो मेंटली आप इस तरह डिस्टर्ब हो जाओगे कि जो इजी क्वेश्चन आए थे कि वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी और एक चीज जरूरी ये है कि इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं पेपर के ऊपर से, हर सेशन के ऊपर अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उस इंस्ट्रक्शंस पे ये लिखा होगा कि आपके कितने मार्क्स अलॉट है हर क्वेश्चन के लिए, करेक्ट के लिए कितने हैं, अगर इनकरेक्ट करोगे तो कितने डिडक्ट हो जाएंगे मार्क्स। उसके बाद एक चीज ये भी रहती है कि मेंस की तरह नहीं होता है कि मेंस के इंटीजर बेस्ट वैल्यू आपके क्या रहते हैं, सिर्फ इंटीजर ही रहते हैं। यहाँ पे आपको अप टू 2 डेसिमल नंबर, अप टू 3 डेसिमल नंबर वो मेंशन होगा कि कितने तक आपको आंसर लेके आना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर 2.344456 आया तो वो कहेंगे कि अप टू 3 डेसिमल या 2 डेसिमल आप रख दो, या तो ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ इंटीजर वैल्यूज। इसलिए आपको पूरे कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस आपको सबसे पहले पढ़ने होंगे। उसके बाद क्या होगा, आप जब पूरी तरीके से एक बार हर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन स्क्रॉल करके आप पढ़ रहे हो, आपको लगा कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, इसको आप मार्क कीजिए कि रिविजिट के लिए, मतलब रिव्यू के लिए बाद में वो अलग कलर से डिस्प्ले होगा कि जिन क्वेश्चंस को आपने सेलेक्ट किया है कि मैं बाद में करूंगा बोल के। आफ्टर उसी तरीके से जब आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद पूरे कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को एक बार रीड करने के बाद अपना आपको आता है वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद एक क्वेश्चन रहता है कि आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सॉल्व भी तो करना है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे। देखो स्टार्ट वहां से करना जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रांग होगी वहां से आप स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मानूंगा किसी की केमिस्ट्री स्ट्रांग है, लेकिन केमिस्ट्री से भी वो क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे कि जिस पे आपकी
मतलब 99% कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई ये मेरे से हो ही जाएगा। क्योंकि उस वजह से क्या होता है, एक माइंड सेटअप होता है कि हाँ भाई ये सॉल्व हो रहे हैं, 4 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने सॉल्व कर दिया तो ये होगा कि भाई 4 मार्क्स तो आ गए, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो आप पूरे पेपर को जब देखोगे तो पेपर की ये नहीं कि आपकी मार्किंग पहले से फिक्स है, मार्किंग भी इस पेपर की फिक्स नहीं होती है, क्वेश्चन पैटर्न भी आपका फिक्स नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसके आने के 99% चांस होते हैं। तो वो चीजें क्या रहती है, आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, मतलब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन आपके आ जाएंगे, इसी तरीके से सिंगल करेक्ट ऑप्शन आपके आ जाएंगे, पैराग्राफ आपका आ जाता है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन पे अक्सर जितने भी आज तक हुए हैं पेपर्स, उन पे नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपसे सॉल्व होते हैं ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं वहां पे, आपको अगर नहीं किया, अगर गलत किया तो 0 मार्क्स, अगर आपने करेक्ट किया है तो आपको +3 या +4 से अवॉर्ड किया जाएगा, मतलब +4 या +3 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो होगा क्या, अगर आप इस पोर्शन को टारगेट करोगे तो वहाँ के करीब करीब 6 क्वेश्चन रहते हैं, 6 क्वेश्चन, तो दोनों पेपर को मिला के करीब करीब 12 क्वेश्चन आपके रहते हैं ऑलमोस्ट। तो अगर वो 12 क्वेश्चन को अगर आपको आते हैं तो आप करेक्ट करोगे, अगर नहीं भी आए तो उनको छोड़ना नहीं है, कुछ भी भरा के आ जाओ, 1 से 9 तक कोई भी वैल्यू पकड़ो, बना के आ जाओ, क्योंकि अगर गलती से भी कोई एक सही होगा तो आपको +3 या +4 मार्क्स मिल सकते हैं। तो दूसरी चीज जो रहेगी आपकी, जब आप क्वेश्चन पेपर करने बैठोगे तो सबसे पहले अपने माइंड को बिल्कुल काम करना है। एडवांस का क्वेश्चन पेपर आपकी लैंग्वेज को टेस्ट करेगा, आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा, आपके फोकस को टेस्ट करेगा। क्योंकि आप जब क्वेश्चन पेपर करने बैठोगे तो आधे से ज्यादा स्क्रीन का, जो आप डेस्कटॉप की जो स्क्रीन होती है उसके हाफ से भी ज्यादा उनका सिर्फ क्वेश्चन होता है। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको क्वेश्चन रीड करने के लिए स्क्रॉल करना पड़ता है स्क्रीन को, तो इतने लंबे क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप रैंडमली पढ़ते जाओ तो ऊपर पढ़ोगे, नीचे पूछते पूछते ऊपर का भूल जाओगे, नीचे पढ़ोगे ऊपर का भूल जाओगे, नीचे पढ़ते पढ़ते ऊपर का भूल जाओगे। तो करना क्या है, आपको एक नोटबुक टाइप की छोटी सी डायरी टाइप की मिलती है, उस पर आप जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो वही इन्फॉर्मेशन जो वहाँ गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको आप क्या करोगे, लिखते जाओगे। अगर डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ी ऑन द बेस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन, तो आप वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करोगे। इसी हिसाब से आप मतलब आराम से बैठ के शांति के साथ सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद वहाँ से जो डाटा गिवन है उसको पिकअप करोगे, उसी डाटा के बेस में अगर फिगर बनाने की जरूरत है तो फिगर बनाओगे, क्योंकि एडवांस या तो आपके कंसेप्ट को चेक करती है वरना आपके कैलकुलेशन को चेक करती है। एडवांस के कुछ क्वेश्चन आप जब मैथ के कुछ क्वेश्चन उठा के देखोगे तो वो होते हैं 2 या 3 लाइन पे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना जरूरी होता है। तो जब कंसेप्ट चेक नहीं कर रही होती, आपकी कैलकुलेशन जरूर चेक करेगी। वो जो क्वेश्चन जिस पे कंसेप्ट आपका चेक नहीं किया गया है, कैलकुलेशन आपकी चेक की गई है, तो वो बहुत लंबे क्वेश्चन जाएंगे, वहां पे आपको बहुत कैलकुलेट करना होगा। ये रही कि पेपर 1 पे जब बैठोगे तब आप क्या करोगे। पेपर 1 के बाद जो है 2 आवर्स का गैप रहता है, उस 2 आवर्स पे बिल्कुल भी ये गलती तो कभी नहीं करना कि रिवाइज करने बैठो या तो पहले पेपर को डिस्कस करने बैठो। मजे से आराम से खाना खाओ, जो करना है आप करो। ज्यादा टाइम 2 घंटे का टाइम अलॉट होता है, 1 घंटा आप यूज कर सकते हो, फिर 1 घंटे सेटिंग अरेंजमेंट हो जाती है। फिर उसके बाद आप सेकंड पेपर के लिए जब आप जाओगे एडमिट कार्ड के साथ ही जाओगे, तो उसके बाद वहां पे आपकी नया सिस्टम आपको अलॉट किया जाएगा, सेम इंस्ट्रक्शंस आपको आ जाएंगे, अगेन फिर से इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं। पेपर के जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके रहेंगे वो पढ़ने हैं, क्योंकि जेईई एडवांस का ये पैटर्न आपको पता नहीं है कि किस चीज के लिए कितने क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स उसने अवार्ड रखे, कितने डिडक्ट करोगे अगर रॉन्ग हो जाएगा। ये कुछ चीजें आपको करनी ही है। आप देखो क्या होता है, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे कि जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका स्कोर दोनों पेपर्स को मिला के या एक पेपर पे, जैसे पेपर फर्स्ट की अगर बात करेंगे, पेपर फर्स्ट पे दुक्के की कोशिश कभी नहीं कर। हाँ भाई देखो, एडवांस पे एक चीज और रहती है, मैं आगे बता दूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेशनल कटअप जो रहती है। तो दुक्के की कोशिश पेपर फर्स्ट पे कभी नहीं करना, क्योंकि वेट करना हो सकता है कि पेपर सेकंड आपका इजी आ जाए, आप वहां से स्कोर कर सको, क्योंकि जो अल्टीमेट रिजल्ट आपका जो आएगा वो दोनों पेपर्स को मिला के, दोनों पेपर्स के स्कोर को मिला के फिर जाके आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाता है, उसी हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी, तो दोनों स्कोर्स को ऐड किया जाता है उसी हिसाब से। तो फर्स्ट पे दुक्के की चक्कर में बिल्कुल भी नहीं जाना। सेक्शनल कटअप क्या चीज है, अब देखो एक जनरल कटअप होता है, एक सेक्शनल कटअप। सेक्शनल कटअप जनरल कैसा, फॉर एग्जांपल टोटल तीनों सब्जेक्ट को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को मिला के कितने मार्क्स बनते हैं, जितना कटअप गया है वो होगा एक जनरल कटअप। अब सेक्शनल कटअप क्या होगा, फॉर एग्जांपल जनरल कटअप मान के चलते हैं कि आज मान के चलते 40-50 मार्क्स जनरल कटअप गया, बट सेक्शनल कटअप क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके 40 मार्क्स या 50 मार्क्स आपके आए हैं, बट आपकी एक सब्जेक्ट ऐसी है जिसपे सेक्शनल कटअप क्वालिफाई नहीं हुआ। अब सेक्शनल कटअप क्या होता है कि उस पर एक लिमिट रखी जाती है, मिनिमम आपके इतने आने चाहिए, तो वो भी कटअप के हिसाब जाता है। मिनिमम कटअप ऐसा गया है कि फॉर एग्जांपल जनरल की मान के तो हर सब्जेक्ट पे आपको 10 मार्क्स लेके आने थे, लेकिन आपकी एक सब्जेक्ट ऐसी रही जिसपे आपका 5 या 6 मार्क्स आ गए, तो आपका बाकी ओवरऑल स्कोर जितना भी हो, इवन कि आप 200 प्लस भी कर दो, 100 प्लस भी कर दो, आपके पूरे रिजल्ट को फेल डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि आप मैथ या फिजिक्स जिस पे आपके 5 या 6 मार्क्स आए उसका सेक्शनल कटअप क्वालिफाई नहीं हुआ। सेक्शनल कटअप से डरना भी नहीं है, सेक्शनल कटअप बहुत कम रहता है। आपकी जो SC ST कैटेगरी के लिए वो ऑलमोस्ट 4 से 5 तक रहता है, और ज्यादा वेरी किया तो 6 से 7 तक, और जो जनरल कैटेगरी होती है वो 10 से 11 तक रहता है, ज्यादा वेरी किया तो 12 से 13 तक पहुंच जाता है। इसका ये मतलब है कि आपको हर सेशन से क्वेश्चन, ये नहीं कि जेईई मेंस की तरह आप एक ही अगर केमिस्ट्री आती है तो केमिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन कर दिए वहां से स्कोर आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे आप केमिस्ट्री पूरा भी करोगे, मैथ से कुछ नहीं करोगे तो फिर भी फेल हो, मैथ पूरा करोगे केमिस्ट्री कुछ नहीं करोगे फिर भी फेल हो,
दोनों करोगे मैथ केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं करोगे फिर भी फेल हो जाओगे। हर सेशन से, हर सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस करने होंगे। एक चीज ये सेशनल कट ऑफ रही है, और एक चीज रहती है कि ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस में आपका क्या रहेगा? मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस पे आपके रहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें से आपके एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकते हैं, और चारों के 4 भी सही हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था जिसके 2 ऑप्शंस आपके करेक्ट है, ए और बी करेक्ट था, बट एक बंदे ने क्या किया, ए और बी टिक किया तो उसको, और उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप इतने ऑप्शंस करेक्ट हैं वो ऑप्शंस को टिक मारोगे तो आपके कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स का अक्सर रहता है। तो फॉर एग्जांपल क्या हुआ, ए और बी आपके पास जो है आपके करेक्ट ऑप्शन, तो एक स्टूडेंट ने टिक किया ए और बी, और सी और डी को टिक नहीं किया, तो मतलब जो करेक्ट ऑप्शन थे वो दोनों उसने क्या किए, टिक किए, उसको +4 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर उसी स्टूडेंट ने ऐसा किया कि ए को टिक किया, बी पे उसको डाउट रहा, सी डी को उसने छोड़ नहीं दिया, तो मतलब एक ही ऑप्शन उसने टिक किया जो करेक्ट था, दूसरा बी भी करेक्ट ऑप्शन था बट उसने टिक नहीं किया, करेक्ट था बट उसने मार्क नहीं किया, उस वजह से उस केस पे उसको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एक ऑप्शन का 1 मार्क्स, और अगर 2 ऑप्शन करेक्ट हैं तो सीधे दोनों करेक्ट ऑप्शन को आपको मिला के कंप्लीट मार्क्स दिए जाएंगे। अगर चारों के 4 सही हैं, उसमें से अगर स्टूडेंट 3 करेक्ट ऑप्शन को टिक मारता है, एक करेक्ट ऑप्शन को टिक नहीं मारा तो उसके सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स को नहीं मिलेंगे। अब एक केस ऐसा भी आता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 ऑप्शन सही थे, एक ऑप्शन गलत था, तो एक स्टूडेंट ने टिक किया कि हाँ भाई ए बी सी आपके करेक्ट ऑप्शन थे, डी आपका रॉन्ग ऑप्शन था, उसने ए को टिक किया, बी भी टिक की, बट सी को नहीं करके डी को टिक किया। डी को टिक किया मतलब उसने इनकरेक्ट ऑप्शन को आपको क्या किया, इनकरेक्ट ऑप्शन को जो है उसने क्या किया, मतलब मार्क कर दिया, मतलब उसने इनकरेक्ट ऑप्शन को उसने सेलेक्ट कर, उस केस पे न तो +1 मिलेगा न तो दूसरे का +1 मिलेगा, उस केस पे उसके -2 ही मिलेंगे। मतलब ये है कि अगर आप प्लस पे जितने भी करो, अगर एक भी इनकरेक्ट ऑप्शन को आप मार्क करते हो तो आपका वो कंसीडर किया जाएगा कि पूरा क्वेश्चन क्या है, गलत। ये चीज रहती है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस की वजह। अब जो SC/ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं, अगर उनको लगता है कि दोनों पेपर मिला के उनका स्कोर अगर 60+ या 50+ हो जाता है तो वो रिस्क नहीं उठाना। उसके बाद अगर आपको आता है तो ठीक है, बहुत वेल एंड डन, आप कर सकते हो काफी अच्छी तरीके से, मतलब ऊपर कहीं पे भी जा सकते हो। अब आपको ऐसा रहा कि भाई अब मेरे से कुछ बन नहीं रहा, तो 50-60 मार्क्स अगर आपने स्कोर किए हैं दोनों को मिला के, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप दुक्के के लिए जाओ, कोई जरूरत नहीं है कि किसी भी तरीके का रिस्क उठाओ, कि एक ऐसा माइंड स्टफ होता है कि वहाँ पे भाई 50-60 से तो होगा क्या, क्योंकि 300+, 360+, मतलब मार्किंग भी फिक्स नहीं होती है, अक्सर रहता है 300+, 360+ रहता है, तो एक माइंड पे आ जाता है कि 60 मार्क्स क्या चीज। बट ये 60 मार्क्स एडवांस पे लेके आना, ये आपको सिलेक्शन पक्की कर देती है SC/ST कैटेगरी के लिए। अब जो जनरल कैटेगरी के हैं वो आपके अगर आपका स्कोर, और एक चीज ये रहती है कि अगर जिन स्टूडेंट से फॉर एग्जांपल नहीं बन रहे हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एडवांस के क्वेश्चंस बन नहीं रहे होते हैं, 125 130 तक पूछा है, उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते, आप ढूंढ रहे हो कि कहीं से भी कुछ हो जाए, और आपको ये खतरा है कि हाँ भाई अब गलत हो सकता है, तो आप 125 130 पे रुक जाओ। इवन 60 का अगर आपका क्वेश्चन पेपर आए तो 60 मार्क्स आपको कुछ भी दिखता है, ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ 60 मार्क्स का मैंने किया है, बट SC/ST कैटेगरी के लिए वो 60 मार्क्स मैटर करते हैं। जो जिनके 71 72 थे वो आज बेस्ट IITs में पढ़ रहे हैं और बेस्ट स्ट्रीम लेके पढ़ रहे हैं, तो इन चीजों का ख्याल रखना। देखो पेपर फर्स्ट पे वेट करना, पेपर फर्स्ट पे दुक्का नहीं मारना, और एक चीज की मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन पे दुक्का नहीं मारना, क्योंकि आप गलती से भी वहां पे दुक्का मारोगे और आपका इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क हो गया तो आपके -2 हो जाएंगे, तो -2 की स्पीड से अगर आपका स्कोर कार्ड पीछे से बैक चलने लगेगा तो बाद में ओवरऑल स्कोर कार्ड पे आपको बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्या करना है, फर्स्ट पेपर पे तो बिल्कुल पेशेंस के साथ वेट कीजिए कि क्या पता सेकंड पेपर पे आपका आ जाए। हाँ रिव्यू देने बैठोगे तो आपको लगा कि नहीं भाई मतलब अब तो मैं पहले पेपर पे मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, अब इसमें तो कुछ ना कुछ करना है, अदरवाइज आपका सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होगा तो वैसे भी फेल हो जाओ। सेकंड पेपर पे फिर आप रिस्क उठा लेना, और रिस्क वहां से उठा लेना कि जहां से आपके -1, और एक पोर्शन जो रहता है, पहले भी कहा हूं अभी कह रहा हूं कि इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, एक पोर्शन वो रहता है कि जिस पे आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसके अवॉर्डेड 0 मार्क्स होते हैं, तो उनको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर आपको आते हैं तो परफेक्टली करके सॉल्व करके करो, अदरवाइज कोई भी 1 से 9 तक के इंटीजर्स भरा के आ जाना। 1 से 9 नहीं तो रैंडमली आपका अपना लकी नंबर हो, चाहे जो भी हो, जिस हिसाब से आप वहां बैठ के सोच सकते हो उसी हिसाब से एक नंबर इनपुट करके लेके, मतलब एक नंबर। एक चीज रहती है कि पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पैराग्राफ बड़ी पैराग्राफ रहते हैं, तो उसके डाटा को सबसे पहले आपको कलेक्ट करना है कि क्या क्या गिवन है। उसके बाद कलेक्ट करने के बाद उनके क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो ए से जो सोल्यूशन आया है वो आपको हेल्प करेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करने में ए का सोल्यूशन आपको हेल्प करेगा। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको बी सॉल्व करने की जरूरत होगी वो जब आप ए सॉल्व कर रहे होंगे वहां आपका आंसर ही यूज होगा ए से इन्फॉर्मेशन बी के लिए, इसी तरह सी के लिए। तो ये कुछ एक पैटर्न रहता है। तो जब भी पैराग्राफ राइटिंग वाले क्वेश्चन आप करोगे तब आप क्या करोगे, बिल्कुल पहले इन्फॉर्मेशन वहां से लोगे, कलेक्ट करके अपनी नोटबुक पे लोगे, देन सॉल्व करोगे एक सीरीज पे। ये नहीं कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इसके बाद ये आ सकता है, मार्क करोगे, गलती होने के पूरे चांस हैं। आप जो सोचते हो वो ऑलरेडी
वो टीचर्स जिन्होंने पेपर सेट किया है वो ऑलरेडी पहले से ही सोचते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपका टाइम बचता है तो वापस से एक बार एनालाइज करना। ऑल्सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी आपको डाउट रहता है कि किसी भी सेशन को लेके एग्जाम से पहले क्लैरिफाई करना, कि मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी देता हूँ, कमेंट्स में भी आप बता सकते हो। न्यू टीम के साथ भी कॉन्टेक्ट कर सकते, एडवांस से पहले आपको ये करना होगा, क्योंकि अदरवाइज अगर आपका एग्जाम खाली होगा तो पूरे ईयर की मेहनत आपकी वेस्ट हो सकती है। थैंक